मैं कौन सर? यस प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड वेरी वेरी आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। वो हमें दे दीजिए। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। तो बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आपके राज्य का नाम, जाति, धर्म जैसे बातों को शेयर नहीं करना है। मैं मथुरा ज़िले से आता हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में 2016 में कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। और कुछ आपकी हॉबी वगैरह? सर मेरी हॉबी हिंदी गाने सुनना, कबड्डी और क्रिकेट खेलना और देखना। इसके अलावा सर फिक्शन नोवेल पढ़ना। फिक्शन नावल पढ़ते हैं आप? ठीक है। तो एक चीज़ बताइए कि लाइफ को क्या माना जाए, लाइफ इज रियल और लाइफ इज फिक्शन? सर लाइफ इज़ रियल, जीवन सच है सर, लेकिन फिक्शन में उसको सर एक पोर्ट्रेट करते हैं, एक दोनों सच और एक जो हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है, कभी कभी उसको मिला के देखा जाता है कि लाइफ क्या होनी क्या चाहिए। हम लोग हाइपोथेटिकल लाइफ में नहीं जीते हैं? आदमी नहीं जीता है? हम भी तो सोचते हैं कल मेरे पास ये घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, तो हम भी तो हाइपोथेटिकल हैं। और कई बार हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जाना किसी और फील्ड में। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और रख लिया आपने हिंदी, तो ये भी तो फिक्शन हो गया एक तरह से। सर कभी कभी मानसिक स्तर पर सर हम हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में सर जीते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि वास्तविकता और सच्चाई से सामना होता है, वो वास्तविक ज़िंदगी है सर। ठीक है। तो आप बताइए कि पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करने के बावजूद आपने हिंदी लिटरेचर क्यों रखा? हिंदी लिटरेचर में सर मेरी एक स्वाभाविक रुचि थी। पहली क्लास से 12वीं तक, 11वीं 12वीं में मैंने हिंदी साहित्य को ही चुना था ऑप्शन मिलने पर। और पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन के दौरान भी अलाइड कोर्स के रूप में मेरे पास हिंदी साहित्य विषय ही था, तो इसीलिए मैंने सर हिंदी साहित्य को ज़्यादा वरीयता दी। अच्छा, तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? सर हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा है, लेकिन जो पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके अलावा सर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है। उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, इन सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। दिनकर जी की कोई रचना बताइए। सर दिनकर जी की रचना रश्मिरथी हैं, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। चलिए रश्मिरथी से शुरू करते हैं। पहला अध्याय कौन है? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रहा अभी याद नहीं कर पा रहे हैं। रश्मिरथी की थीम क्या है? हूँ। रश्मिरथी सर जो महाभारत महाकाव्य है उसके पात्र कर्ण पर बेस्ड है। उसमें कर्ण के चरित्र को और उनकी व्यक्तित्व की विशेषताओं को बृहद रूप में दिनकर जी ने अपने पर्सपेक्टिव से समझाया है। महाभारत युद्ध का वर्णन है, अन्य पात्रों का भी इसमें वर्णन है, लेकिन जो सेंट्रल में थीम है वो कर्ण का पात्र ही है इसमें। अच्छा, तो दिनकर जी की जो रचनाएं हैं वो मैक्सिमम, कई बार रचनाओं को हम देखते हैं तो वीर रस में लिखी हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन दिनकर जी को पता है कि उनको पुरस्कार किस फील्ड में, किस पुस्तक के लिए मिले थे? सर उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी के लिए मिला था। ऐसा क्यों कि जो रचनाएं, उनकी जो विख्यात रचनाएं हैं वो वीर रस की हैं और उनको पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला? सर किसी भी लेखक की कोई उत्कृष्ट रचना, कई रचनाएं होती हैं और लगातार उनमें विचारधारा, लगातार लेखक की लेखकीय जो क्रम होता है या लेखकीय जीवन काल का है उसमें सर लगातार बदलाव आता है। दिनकर जी वैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या वीर रस और ओज के मंचे कवि भी रहे थे, और उन्होंने लेकिन जो समाजवादी प्रभाव है उन पर खूब देखने को मिलता है और गांधी जी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक विषमता एक केंद्रीय थीम रही है राष्ट्रवाद के अलावा उनकी रचनाओं की, जिसमें सर ओंकार है या दिल्ली जैसी कविताएं हैं। लेकिन जो उर्वशी है वो काव्य रचनाओं पर, जिसमें काम आध्यात्मवाद को मिलाकर दिनकर जी ने उत्कृष्ट रचना की है, इसलिए उनको उर्वशी पर मिला है पुरस्कार। दिनकर जी को राज्यसभा में लाने वाले नेहरू थे, लेकिन दिनकर जी ने नेहरू की खूब आलोचना की। ऐसा क्या हो गया था कि जिस व्यक्ति को नेहरू जी राज्यसभा में लेकर के आए थे उसी व्यक्ति ने नेहरू की खूब आलोचना की? सर दिनकर जी का ऐसा मानना था, या दिनकर जी की उक्ति भी थी कि जब जब राजनीति ठोकर खाती है तो उसको साहित्य कविता संभालती है। लेकिन जो सर मुख्य प्रभाव था दिनकर जी पर, 1962 का भारत चीन युद्ध था, उससे दिनकर जी भारत की हार से काफ़ी व्यथित थे। उसके बाद उनकी रचनाओं में भी आक्रोश देखने को मिला।
या विभिन्न जो कविताएं हैं उनमें भी लगातार ये आक्रोश देखने को मिला था। परशुराम की प्रतीक्षा उनकी रचना 1962 के आक्रोश में जनित ही मानी जाती है सर। मुख्य कारण ये था। इसके अलावा जो स्वतंत्रता के बाद के जो 1947 के बाद के 15-17 वर्षों में जो देश अपेक्षित प्रगति या दिनकर जी के अनुसार अपने पोटेंशियल के अनुसार सर विकास नहीं कर पाया, विषमता विद्यमान थी। इसको लेकर भी दिनकर जी व्यथित थे, जो कि किसी साहित्यकार या संवेदनशील व्यक्ति का स्वाभाविक एक क्रम था सर। इधर हम हाल के वर्षों में देखें तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक पक्ष है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ या जो घटनाक्रम है ये सही प्रतीत होता है? नए जो आलोचक आने चाहिए और जिन विषयों पर आलोचना हिंदी साहित्य में होनी चाहिए वो हो रही है? सर मुझे इसमें पूरी तरह जानकारी तो नहीं आलोचना पक्ष की, लेकिन जो हिंदी साहित्य की एक इस समय संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है हिंदी साहित्य। कुछ एक लंबे समय तक कुछ विषय रहे थे स्वतंत्रता पहले, लेकिन स्वातंत्रोत्तर भारत में हिंदी साहित्य जो आर्थिक विषमता या फिर प्रगतिशील साहित्य है, या अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है जिसमें नई हिंदी आंदोलन जैसे नए आंदोलन आ रहे हैं, या फिर ट्रांसजेंडर है या वुमेन आइडेंटिटी है, महिला नारीवाद है, इन सब को एक सिस्टम या एक मुख्य धारा एक डिसाइड नहीं हो पा रही है कि हमें ये थीम लेके चलनी है सर। तो इसलिए आलोचना पक्ष है वो उसी के अनुसार हो रहा है सर। अच्छा, तो आपने नारीवाद की बात की और बाकी मुद्दों की बात की, तो अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य क्या है? सॉरी सर, मुझे अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है आपने? जी सर, नहीं सर। अच्छा, समकालीन हिंदी साहित्य में किसको पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या लाइक करते हैं? समकालीन अधिकांश साहित्य मेरा स्वतंत्रता से पहले का साहित्य मैं अधिक पसंद करता हूँ। स्वातंत्रोत्तर में मैंने सर राजेंद्र यादव जी को पढ़ा है, स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी को। इसके अलावा जो आधुनिक में कोर हिंदी साहित्य कहा जाए सर, ऐसा तो कोई उपन्यास मुझे नहीं है, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी के 1-2 उपन्यास मैंने पढ़े हैं, जैसे मुझे चांद चाहिए, वो ग्लोबलाइजेशन और नारी एस्पिरेशंस पर बेस्ड है। अभी नाला सुपारा है, एक कुछ आया है उपन्यास, बड़ा चर्चा में है। जी सर, मैंने सुना है इसको। ये चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है नाला सुपारा, जो मुंबई का एक इलाका है नाला सुपारा, उस पर बेस्ड है। इसकी बेसिक थीम सर ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर है। इसके अलावा सर मुझे बहुत जानकारी नहीं है इस बारे में। ठीक है, प्लीज़ सर। ओके, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस किया है, राइट? जी सर। आप मथुरा से और दिल्ली, इन दोनों के कल्चर्स में थोड़ा डिफरेंस बताइए। किस तरीके का डिफरेंस आपको महसूस हुआ आप मथुरा से दिल्ली की तरफ आए तो? सर मथुरा एक सांस्कृतिक शहर है अभी भी, और जो कल्चरल हेरिटेज है वो मुख्यतः थीम है। इसके अलावा नगरीय इलाका अधिक है, जो आसपास जो ग्रामीण इलाका है या जो एग्रीकल्चर बेसिस है उससे जुड़ता है सीधा। दिल्ली की बात करें सर, ये कॉस्मोपॉलिटन शहर हो गया है, अभी भारत की राजधानी भी है। इसके अलावा आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, आप मथुरा में पोस्टेड होते हैं, आपको दिल्ली का भी अनुभव है, किस तरीके के रिफॉर्म्स मथुरा में करेंगे आप? तो अगर सुधार करना हो तो किन किन विषयों को आप प्राथमिकता रख करके उनमें सुधार करने की कोशिश करेंगे? सर मथुरा जैसा कि एक ग्लोबल टूरिज्म हब के रूप में सर डेवलप होना है, कुछ हद तक हो भी चुका है। तो ट्रांसपोर्ट है वो मेन सर एक समस्या है मथुरा की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और जो मथुरा की लंबाई है या परिक्रमा मार्ग है, मथुरा में कई परिक्रमा मार्ग हैं सर सांस्कृतिक रूप से, वो उनके में ट्रांसपोर्ट है सर, वो एक मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा स्वच्छता और प्रदूषण, खासकर यमुना नदी का प्रदूषण है। प्रदूषण तो यहाँ भी है सर, यहाँ भी प्रदूषण है, लेकिन यहाँ के प्रदूषण के देखते हुए अपेक्षाकृत मथुरा में कम है। और इसी पर सर जो सुधार करना है सर, प्रदूषण पर भी मथुरा में। स्वच्छता अपेक्षाकृत सर स्लम इलाकों को या बाहरी इलाके दिल्ली को छोड़ दिया जाए। मथुरा में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे वहाँ पे? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ओके। किस प्रकार के हिंदी गाने सुनते हैं आप? सर आधुनिक हिंदी गाने, पंजाबी गाने हों या फिर बॉलीवुड सॉन्ग सर बेसिकली। आधुनिक गाने किस प्रकार के आधुनिक गाने? सर बॉलीवुड मूवी सॉन्ग्स बेसिकली जो अभी आ रहे हैं, या फिर जो 1990 के दशक के बॉलीवुड फिल्मों के गाने सर सुनना मैं अधिक पसंद करता हूँ। इसके अलावा सर हिंदी भजन भी मैं थोड़े बहुत सुनता हूँ।
भजन भी सुनना पसंद करते हैं। ये आपने क्या लिखा है, वाचिंग कबड्डी? कबड्डी एंड क्रिकेट लिखा है। कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कबड्डी को सर हाथुतू, हुडुडू, ये 2 नाम। कोई फेमस प्लेयर कबड्डी का, इंडियन टीम का? सर कैप्टन पूर्व कप्तान अनूप कुमार हैं, राहुल चौधरी हैं। अभी कौन है? अभी कप्तान सर दीपक हुड्डा, दीपक निवास हुड्डा है। दीपक निवास हुड्डा। आपने खेली है कबड्डी? जी सर, कभी जो शरद पूर्णिमा का त्यौहार है उसके दौरान हमारे गांव में लगभग 1 से 1.5 महीने तक कबड्डी खेली जाती है, उस दौरान सर मैंने खेली है। अच्छा, जूनोटिक डिजीज क्या होता है? ऐसी वेक्टर डिसीज जो पशुओं से सर मनुष्यों तक संक्रमित होकर फैलती हैं, उनको सर जूनोटिक डिसीज कहा जाता मंकी पॉक्स वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? है। सर वायरल डिसीज है। सर आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल पेपर है, आपने आंचलिक साहित्य को भी पढ़ा होगा। जी सर। उसमें जो फणेश्वर नाथ रेणु हैं, उनकी कौन सी है और किताब कौन सी है, किस तरीके से उन्होंने चित्रण किया है, और क्या आपको लगता है कि आंचलिक साहित्य को और भी अधिक समृद्ध करने की ज़रूरत है? जी सर, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं और जो प्रमुख मेला आंचल उनका उपन्यास है, आंचलिक साहित्य का एक तरह से सर पर्यायवाची ही कहा जाता है उसको। उन्होंने और भी आंचलिक लेखन किया है, परती पर कथा है, नागार्जुन जी का बलचनामा एक आंचलिक उपन्यास है। इसके अलावा जो मनोहर श्याम कश्यप है, उन्होंने उत्तराखंड बेस्ड है, उत्तराखंड की अंचल भूमि से कश्यप है, उनका प्रमुख उपन्यास माना जाता है। अंचल में एक नायक है सर, वो अंचल विशेष होता है, जैसे मेला अंचल में मेरीगंज एक नायक है, उसी की कहानी, उसी की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, ये अधिकतर आंचलिक उपन्यास में देखी जाती हैं। बाबा नागार्जुन का नाम आपने सुना है? उनकी कोई एक कविता सुनाएंगे जो अकाल के बाद, अकाल और उसके बाद जो लिखी गई थी? सर अकाल और उसके बाद उनकी कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया रोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भींत पर छिपकलियों की गश्त, और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो जिस तरीके से अकाल और उसके बाद उन्होंने कविता लिखी और उससे वो वेदना साहित्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, और आज जिस तरीके से पूरे विश्व में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, खासकर भुखमरी की समस्या, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर आपने देखा जो अनरेस्ट हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में साहित्य और अर्थशास्त्र और साथ में जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने वाले लोग हैं, उनमें किस तरीके से तालमेल हो तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की संभावना कम किया जा सके? सर जो भूख है वो मनुष्य की सर स्वाभाविक और बेसिक आवश्यकता है, जिसको सर टाला नहीं जा सकता, लेकिन इंटरनेशनल कोऑपरेशन है या बाउंड्री है, उनमें सर कोर इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो कभी कभी भूख जैसे स्वाभाविक या मानवता जैसे मुद्दों पर भारी पड़ जाते हैं। हाल ही की क्राइसिस की बात करें या कोविड-19 से जनित जो क्राइसिस है, या रूस यूक्रेन युद्ध के परिणाम स्वरूप जो सर गेहूं की अनुपलब्धता या अनाज की अनुपलब्धता हुई है, उसको लेकर कोई ग्लोबल कंसेंसस नहीं बन पा रही है। कुछ इसमें WTO जैसी वैश्विक संस्थाओं के कंसर्न भी हैं, जिन्हें उम्मीद की जाती है कि वो मानवता के बृहद परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे, अफ्रीका या और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं उनको सर भूख जैसी इससे मुक्ति दिलाएंगे। भारत ने इस मामले में अपनी जो एंशिएंट कल्चर या जो वैश्विक बंधुत्व या फिर वसुधैव कुटुंबकम की धारा के अनुसार ये ऑफर किया है कि अगर WTO अलाउ करता है तो भारत ग्लोबल लेवल पर जो गेहूं की सप्लाई है उसको सप्लाई को ग्लोबल लेवल पर कर सकता है। इसके लिए प्रतिबद्धता भारत ने जताई है। एक और क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास और फिर HDI, इन तमाम जो इशूज हैं जो कि इकोनॉमिक्स के पहलू हैं, तो वृद्धि, विकास, HDI, इनका क्या कोरिलेशन है? सर जो वृद्धि है सर वो अधिकांश मात्रात्मक रूप में मानी जाती है आर्थिक, जिसके वेरियस ग्रोथ दर है, इसके इंडिकेटर्स माने जाते हैं। विकास है सर वो गुणात्मक होता है अधिकतर, डेवलपमेंट जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास होता है। वृद्धि मापी जा सकती है, देखी जा सकती है,
एक तरह से इंटेंजिबल ग्रोथ भी रहती है सर, जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन होनी चाहिए। जैसे खुशहाली सूचकांक है, वो इंटेंजिबल है किसी भी देश के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है, उसके भी सर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा या नागरिकों के शिक्षा के वर्ष हों या स्वास्थ्य सूचकांक हों, ये है सर। गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं? सर एक पारदर्शी या पार्टिसिपेटरी जो गवर्नेंस है, जिसमें नागरिक केंद्र में हो और राज्य है वो एक पारदर्शिता और फैसिलिटेटर की भूमिका निभाए इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में आगे, वो सर गुड गवर्नेंस के पैरामीटर माने जाते हैं। थैंक यू। अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य सूचकांक HDI का एक पार्ट है, आप कंफर्म हैं? सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है HDI तो इंडिकेटर। जीवन प्रत्याशा से रिलेट हो गया। सॉरी सर। HDI में जीवन प्रत्याशा, GDP सूचकांक जिसे पर कैपिटा इनकम के रूप में आप देख सकते हैं, और शिक्षा सूचकांक, इन तीन को लेकर चला जाता है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है, कमेटी और कमीशन में अंतर क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए कोई बात नहीं। इधर एक नया संगठन बना है I2U2, इसका मीनिंग क्या है? सर I2U2 एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE और USA है। मुख्यतः सर क्लाइमेट चेंज है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, या फिर जो इसके सेंटर में फूड है, फूड क्राइसिस है ग्लोबल, वो इसके केंद्र में है, जिसकी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी। और उसके आउटकम में जो इन्वेस्टमेंट है फूड सेक्टर में, उसका एक मेजर आउटकम निकला है सर। क्या इसे पश्चिम एशिया का क्वाड कहना हम पसंद करेंगे? सर क्वाड एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसके सिक्योरिटी मेजर्स माने जाते हैं, लेकिन जो अभी I2U2 को क्वाड कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इसमें जो मेजर कोऑपरेशन है वो फूड, क्लाइमेट चेंज और ये आर्थिक कोऑपरेशन केंद्र में है सर अभी। तो कभी भारत हिंद महासागर में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति का विरोध करता था, आज उसी हिंद महासागर में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, जापान या ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के सैन्य अभ्यास कर रहा। तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि भारत को अपनी विदेश पहले वाले स्टैंड में आज बदलाव करना पड़ा है? भारत की विदेश नीति में जो बदलाव परिलक्षित हुए हैं सर, जिन मुद्दों को लेकर, वही मुद्दे हैं जो भारत। कौन से मुद्दे हैं? जी सर, भारत ने नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, या किसी इकोनॉमिक ब्लॉक को जुड़ने की बजाय स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, जो सर 4 पिलर्स हैं जो ऑनरेबल विदेश मंत्री जी ने बताए हैं, इनमें स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है, मल्टी अलाइनमेंट है, प्रोएक्टिव पॉलिसी है, राइटफुल प्लेस फॉर इंडिया एंड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ये 4 उन्होंने बताए थे। इसी के आधार पर सर हमने किसी भी ग्रुप का चुनाव न करते हुए अपने जो सामरिक हित हैं उनको सर प्राथमिकता दी है। अमेरिका की जो हिंद महासागर में उपस्थिति है, पहले डायगो गार्सिया इसका सैनिक अड्डा था, वो अमेरिका के हितों की पूर्ति करता था, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं थे पास्ट में। एक समाजवादी पॉलिसी मानी जाती थी सर हमारी। अभी भारत अमेरिका का एक प्रमुख रक्षा साझेदार भी है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी अमेरिका के साथ हैं। हाल ही का सर I2U2 जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें भी सर एक हमारी रिलेक्टेंस थी वेस्ट एशिया में USA की उपस्थिति को लेकर। अभी सर हमने इसको स्वीकार किया है और अपने सामरिक हित हैं उनको ही सर प्राथमिकता देते हुए कोऑपरेशन में आगे जाने का निर्णय लिया है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत इधर अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है, जिसके कारण हमारा रसिया के साथ संबंध भविष्य में प्रभावित हो सकते हैं? जी नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी भारत की जो विदेश नीति है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसकी कोर थीम है सर। रसिया के साथ भी हमारे रिलेशन पास्ट में भी अच्छे रही हैं और उसको सर सदाबहार मित्र या सभी ऋतुओं का मित्र भी कहा जाता है। अभी भी हमारे रिलेशन हैं उसके साथ। रक्षा निर्भरता हमारी लगभग 61 रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है, हथियारों की, वो रसिया। इसके अलावा हाल ही में सर जो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट है रसिया से हमने किया है। इसके अलावा ऑयल। अच्छा, इधर रसिया पाकिस्तान को भी हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, तो इसके कारण क्या भारत और रसिया के संबंध प्रभावित नहीं होंगे? सर रसिया के पर्सपेक्टिव से भी उसने अपने इंटरेस्ट देखे हैं। जैसे ही सर USA की तरफ हमारा थोड़ा सा टिल्ट देगा, अब तक उसका सर ये प्रतिबद्धता थी कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेगा, लेकिन जो ग्लोबल
वर्ल्ड ऑर्डर पे जो चेंज हुए हैं उसके अनुसार सर उन्होंने भी अपने जो सामरिक हित हैं उनको देखते हुए रसिया, चाइना या पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन है उनमें सर वृद्धि करी है। आखिर भारत कैसे संतुलन की स्थिति अपनाएगा कि रसिया के साथ भी हमको संबंध बनाए रखना है और संयुक्त राज्य अमेरिका हो या पश्चिमी देश हो उनके साथ भी हम संबंध बनाकर चलना चाह रहे हैं, तो भारत किस नीति पर या किस रणनीति को फॉलो करे कि दोनों देशों के साथ हम एक बेहतर संबंध और तालमेल बनाकर चल सकें? सर किसी भी देश के जो कोर स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं और उसको जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पर भारत का जो राइटफुल प्लेस है या राइटफुल अधिकार है, जो इसकी बृहद जनसंख्या, बड़ी अर्थव्यवस्था या इसकी जो प्रतिबद्धता है वर्ल्ड ऑर्डर पर, ग्लोबल जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर या जो संस्थाएं हैं वैश्विक स्तर पर, उनको देख वसुधैव कुटुंबकम या पीस कीपिंग मिशन में भारत का योगदान जो पास्ट में रिकॉर्ड रहा है भारत का, उस सब को देखते हुए भारत को एक राइटफुल प्लेस मिलना चाहिए और सामरिक हित हैं वो हमारी प्रमुख प्राथमिकता में। इन दोनों मुद्दों को बनाते हुए हमें अपने रिलेशन और विदेशी जो कंट्रीज हैं उनके साथ साथ रखने। चलिए एक क्वेश्चन इधर पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे असंसदीय शब्दावली को लेकर के लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों की एक सूची जारी किया, तो पहली बार इस संदर्भ में कब संसदीय भाषा और असंसदीय भाषा को लेकर के नियम बनाए गए और जारी किए गए थे, कुछ बताएंगे? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है भारत में और कब से होती है? सर मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन सर 1953 में ऐसा माना गया था कोई सूची और 1965 में सर एक बहुत अच्छी शुरुआत होती है इसमें। 1954 में आया, 1953 में इस पर विचार हुआ, 1954 में पहली बार हुआ। तो इधर आप देख रहे हैं संसदीय मूल्यों में लगातार अवमूल्यन हो रहा है, गिरावट आ रही, उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं, पक्ष को या विपक्ष को? सर कोई भी एक पूर्णतया जिम्मेदार नहीं है, पक्ष और विपक्ष दोनों की सर जिम्मेदारी है संसद को जिसके लिए चुना गया है, जो कानून बनने चाहिए या लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्रेस करना, संसद जो सब सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की, उसकी जिम्मेदारी है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। पक्ष की या सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी मुद्दे पर एक कंसेंसस बनना चाहिए और विपक्ष को साथ लेकर उसको ब्रीफ करके किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए। और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो विपक्ष का काम है सरकार की एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए और जो लोगों के कोर इशूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, महंगाई है या आर्थिक विषमता है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भारत के दायित्व हैं उनसे रिलेटेड कोई इशू है या युद्ध के रिलेटेड कोई नागरिकों का कंसर्न है, कई नागरिक फंसे हुए हैं, उनको सर रचनात्मक रूप से विपक्ष लोगों की आवाज़ बन के संसद में उठाए। एक रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव की अवधारणा भारत में भी चर्चा होने लगी कि इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। लॉ कमीशन ने इस बारे में गवर्नमेंट को सुझाव भी दिया है। तो ये रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? सर इसको रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव को सर उदाहरण के रूप में जर्मनी के पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है कि जब सरकार के पास जो आवश्यक मत ना हो किसी सरकार को चलाने के लिए, जिसको सर विश्वास प्रस्ताव कहते हैं, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव केवल तभी लाया जाए जब जो विपक्ष है या जो सर अपना आवश्यक मतों की संख्या प्रकट कर दे कि हमारे पास अगर ये सरकार गिरती है तो वैकल्पिक सरकार का गठन करने लायक सांसद हैं। इसको सर रचनात्मक प्रस्ताव कहा जाता है। एक वर्ड आजकल राजनीतिक दलों द्वारा पहले भी यूज होता था, लेकिन महाराष्ट्र एपिसोड में अधिक सचेतक शब्द। राजनीतिक दल विधानसभा हो या लोकसभा हो अपना सचेतक नियुक्त करते हैं। सचेतक होता कौन है? सचेतक कोई ऐसे संवैधानिक पद तो नहीं है। राजनीतिक दल अपना सर चुनते हैं जो राजनीतिक दलों के हित हैं। राजनीतिक दलों को किसी मुद्दे पर वोट करना है, सचेतक की जिम्मेदारी होती है कि जो राजनीतिक दल के सदस्य चुनकर आए हैं उनकी उपस्थिति इंश्योर करे सदन में। इसके अलावा किस मुद्दे पर उन्हें क्या स्टैंड लेना है, ये भी सचेतक की मुख्य जिम्मेदारी मानी जाती है। प्राइवेट बिल और सरकारी बिल में अंतर क्या होता है? सरकारी बिल सरकार की तरफ से जो मंत्री होते हैं सर वो पेश करते हैं और आधिकारिक बिल माना जाता है। कोई भी सांसद है जो पक्ष या विपक्ष का, वो जो भी बिल पेश करेगा उसको सर प्राइवेट बिल कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे, अभी कुछ दिन पहले विश्व व्यापार संगठन का एक सम्मेलन हुआ है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ, इसमें क्या मुख्य रूप से निर्णय लिए गए?
सर ये किसी मैं सर गैस कर सकता हूँ, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में हुआ है या मलेशिया या इंडोनेशिया में, इसके अलावा सर मुझे आइडिया नहीं। नहीं, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश में नहीं, गेस करिए कहाँ पर हुआ है। सर मुझे आइडिया नहीं है, चीन या दक्षिण पूर्वी एशिया। नहीं, जनेवा में हुआ, होना था कजाकिस्तान में, लेकिन फिर उसको जनेवा में ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए। अभी कल एक महत्वपूर्ण न्यूज आई रसिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में। 5 महीने से लगभग रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच इन दोनों के बीच में कुछ समझौते हुए हैं, जानते हैं आप? सर एक तो जो ग्लोबल पास है काला सागर से लेकर जो जहाज़ों की आवाजाही है उसको लेकर एक समझौता हुआ कि उसको फ्रीली पास होने दिया जाए। क्या लगता है कि ये कहीं शुरुआत है कि ये युद्ध है अब धीरे धीरे टल जाएगा, या इसमें फिर हम इसको लेकर वो लोग आगे बढ़ेंगे और शांति स्थापित हो सकती है? क्या आप उम्मीद करते हैं? सर यही उम्मीद की जा सकती है कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो सर सेंट्रल केंद्र में आते हैं। इसके अलावा जो नागरिकों के कंसर्न्स हैं या फिर रसिया को लगता है कि हम अपेक्षित सफलता नहीं मिला पा रहे हैं यूक्रेन को जीतने में और नुकसान ज़्यादा होता है सर जीतने से, तो उम्मीद की जा सकती है कि वैश्विक शांति स्थापित होगी। अच्छा, साहित्य किसको कहते हैं? सर परंपरागत रूप से जो समाज के इश्यूज़ को उठाते हैं, सामाजिक आर्थिक को, वो साहित्य होता है, जिसकी एक स्वीकार्य परिभाषा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आचार्य जी ने कुछ परिभाषित किया रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को? जी सर, साहित्य समग्र जनता की चित्तवृत्तियों का सर प्रतिबिंब कहा जाता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नाथ संप्रदाय का हिंदी भाषा के विकास में क्या योगदान है? सर जो आदिकाल से पूर्व नाथ साहित्य है वो सब प्रारंभिक हिंदी साहित्य में उसको शामिल किया जाता है, जिसके प्रमुख चरपटी नाथ हैं, जालंधर नाथ हैं। उनकी सर जो कोर थीम थी वो आर्थिक विषमताओं का विरोध है, या जो कविताओं में अपने नाम जोड़ने की प्रवृत्ति है, बाद में भी भक्ति काल में भी देखी जाती है और आज भी कुछ रचनाकारों में देखी जाती है। सामाजिक जातिगत विषमता का विरोध है और लोगों की भाषा का प्रयोग है, जो जन भाषा का प्रयोग है, वहाँ से नाथ साहित्य का योगदान है। छायावाद की 4 स्तंभ बताइए। सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, श्री जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी और सुमित्रा नंदन पत्ते छायावाद के 4 स्तंभ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। तो गाना और भजन में क्या अंतर है? सर गाना एक ब्रॉड टर्म है सर, जो भी हम गुनगुनाते हैं किसी भी, उसमें भजन भी शामिल हो सकता है। तो भजन के केंद्रीय अर्थ में भजना यानी किसी को सर लगातार एक थीम रहती है, जैसे भक्ति सर भजन का केंद्रीय तत्व माना जाता है। हम किसी का स्मरण करते हैं श्रद्धा भाव से। निर्गुण भी हो सकता है भजन सर, सगुण भी हो सकता है भजन। एक निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में किसी को भजते हैं तो सर निर्गुण भजन कहलाते हैं, जैसे कबीर के भजन है या मीरा के भजन है। और सगुण भक्ति सगुण भजन होते हैं किसी ईश्वर के केंद्र में, वो अलग अलग हो सकते हैं सर। राम के भजन है भगवान के, या भगवान कृष्ण के भजन है। गाना सर भजन गाने में शामिल हो सकते हैं सर, गाना ब्रॉड टर्म में किसी को यूज किया जा सकता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।